हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 12 केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमने शुरू किया था जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, अब उसके अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। मतलब इस चैप्टर में अभी हमने पिछले वीडियो में देखा कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आती है जो हमें रेट कांस्टेंट बताती है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शंस जो होती हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और हर ऑर्डर की रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। इसको हमने बहुत डिटेल में अभी पिछले वीडियो में देखा था। अब बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के बारे में। किसके बारे में? सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के बारे में, और उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब पहली बात तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होती हैं? सिंपल, जिनकी मॉलिक्युलरिटी 1 होती है, जिनकी मॉलिक्युलरिटी 1 होती है। लेकिन फिर सूडो का मतलब क्या है? सूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा। कहते हैं ना सूडो, मतलब जैसे आप कहते हो ना कि ये चीज सूडो, जैसे बायोलॉजी में एक टर्म है सूडोपोडिया, वैसे ये जो सूडो वर्ड आता है इसका मतलब होता है फॉल्स। मतलब जैसा वो लिखा है वैसा है नहीं, वो झूठी चीजें बता रहा है वो। तो वहां पर हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं? सूडो टर्म यूज करते हैं। और अगर मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के साथ, तो मतलब ये बन जाता है झूठी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। झूठी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। अब इसका मतलब क्या है, मेरी बात को समझो। ऐसी रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्युलरिटी मतलब साइमल्टेनियसली एक बार में उसके कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स या कितने आयंस कोलाइड करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट दे सकें, तो उन मॉलिक्यूल्स, उन आयंस की जो संख्या होगी वो मॉलिक्युलरिटी कहलाती है। और वो मॉलिक्युलरिटी ऐसी रिएक्शंस जिनमें 2 या 2 से ज्यादा हो, लेकिन वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हो, यानी कि उन रिएक्शंस का जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर हो। देखकर तो लगे कि वो सेकंड ऑर्डर की हो सकती है, लेकिन असल में वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस हो, ऐसी रिएक्शंस को हम सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस बोलते हैं। मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्युलरिटी 2 या 2 से ज्यादा है और देखने पर यह प्रतीत हो कि उनकी ऑर्डर भी दो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस होंगी, लेकिन असल में दे आर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। मतलब असलियत में वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं। वो हमको झूठी बताती हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन वो सेकेंड ऑर्डर होता नहीं है। वो हमको दिखाती है कि ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर होता नहीं है। और होता कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जो प्रतीत होती है कि वो सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन असल में होती फर्स्ट ऑर्डर है, ऐसी रिएक्शन को हम सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। आइए बात करते हैं। देयर आर रिएक्शंस इन विच मोर देन वन स्पीशीज इज इन्वॉल्व्ड। एक से ज्यादा स्पीशीज इन्वॉल्व होगी इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब जो रेट डिटरमाइन करेगी जो स्टेप, अगर आप एक कॉम्प्लीमेंट्री एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात कर रहे हो, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी उसमें कई बार आपको एक से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे जिस पर उसका रेट डिपेंड करेगा। बट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, लेकिन उसके बाद भी जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो 1 होगा। Such reactions are known as pseudo unimolecular reactions or pseudo first order reactions, and they involve solvent molecules or a catalyst as one of the reacting species. तो ऐसी रिएक्शन को आप pseudo unimolecular reaction बोलते हो। तो देखने पर लगेगा कि ये रिएक्शन जो है इसका रेट 2 मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है, 2 मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है। तो देखने पे लगेगा वो सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन एक्चुअली यह होता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर की निकलती हैं, और उनके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं जिस पर आपको लग रहा है कि वो रेट दोनों मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, वो दोनों मॉलिक्यूल पे नहीं करेगा, वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे करेगा। क्योंकि दूसरा मॉलिक्यूल या तो कैटलिस्ट होगा या फिर कोई सॉल्वेंट होगा जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा ली रखी होगी। या तो दूसरा मॉलिक्यूल जिस पर आप बोल रहे हो, जो लग रहा था कि रेट इस पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन उस पे नहीं करेगा, क्योंकि वो जो दूसरा मॉलिक्यूल है या तो वो कैटलिस्ट होगा या फिर वो कोई सॉल्वेंट होगा जिसकी क्वांटिटी आपने बहुत ज्यादा ले रखी होगी। क्वांटिटी बहुत ज्यादा ले रखी होगी। सर एक मिनट, क्वांटिटी बहुत ज्यादा ले रखी होगी तो इससे उसकी जो रेट है वो उसके कंसंट्रेशन पे क्यों नहीं डिपेंड करता? क्योंकि बच्चों जब कोई भी चीज आपने क्वांटिटी बहुत एक्सेस में ले रखी होती है तो हम उसके कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लेते हैं।
हम कहते हैं कि उसका कंसंट्रेशन इस रिएक्शन के कोर्स में उतना चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा मात्रा में ले रखा है कि हल्का सा चेंज, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। जैसे एक समुद्र के बराबर का एक पूरा आपने कोई रिएक्टेंट ले रखा है और उसमें से एक बाल्टी आपने बस निकाल लिया, तो समुद्र से एक बाल्टी निकाल लोगे तो समुद्र को कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो समुद्र के अंदर का जो पानी है या जो भी सॉल्वेंट आपने मान रखा है, आप उसको कांस्टेंट मान लोगे। तो फिर आपकी रिएक्शन का रेट उस वाले रिएक्टेंट पर जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है उस पर निर्भर ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो अपना कंसंट्रेशन कांस्टेंट मान चुके हैं, क्योंकि हम उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट मान चुके हैं। तो फिर वो सिर्फ दूसरे पर डिपेंड करेगा जो कम मात्रा में रिलेटिवली। तो इसलिए उस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 1 आएगा, लेकिन देखने में लग रहा था कि 2 आएगा, लेकिन असल में वो 1 आएगा। ऐसी रिएक्शन को हम सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। Consider a chemical reaction between two substances when one reactant is present in large excess. तो आप जब एक रिएक्टेंट बहुत ही लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट होगा तब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.01 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट विथ 10 मोल ऑफ वाटर। अब देखो 0.1 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट लिया है आपने, सिर्फ कितना लिया है? 0.1 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट, और उसके साथ पानी कितना ले लिया? देख लो 10 मोल ले लिया। मतलब आप कहां 0.01 और कहां 10 मोल। 10 मोल बहुत ज्यादा है पानी, तो आप इसका कंसंट्रेशन क्या मान लोगे? इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट मान लोगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। मतलब इस 10 मोल वाटर में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, और जो चेंजेस आएंगे थोड़े बहुत, वो 10 मोल के सामने कुछ नहीं होंगे, इसलिए हम 10 मोल को कांस्टेंट मान लेंगे, क्योंकि चेंजेस बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। Amounts of the various constituents at the beginning t equal to 0 and completion at t time of the reaction are given as follows. Given as follows मतलब वो आगे की स्लाइड में दिया हुआ है। तो आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें आप इथाइल एसीटेट को क्या कर रहे हो? हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। अच्छा एक बात बता दूं, इथाइल एसीटेट जो है वो ईस्टर है, और आपने ये पढ़ा होगा ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में कि डीस्टरिफिकेशन रिएक्शन में, बल्कि कि ईस्टर को जब वापस से वाटर सप्लाई कर देते हो तो ये वापस से अल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वापस से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? ये प्रोसेस होती है डीस्टरिफिकेशन। तो इसमें जो ईस्टर लिया आपने इथाइल एसीटेट, वो तो लिया है आपने 0.01 मोल, 0.01 मोल, और जो वाटर लिया है वो ले लिया आपने 10 मोल। तो वाटर तो आपने लबालब ले लिया, और लबालब वाटर ले लोगे तो वाटर के कंसंट्रेशन की कोई कमी आएगी, तो वो कमी इतनी नहीं मानी जाएगी, उस कमी को आप इतना नहीं मानोगे, तो कमी जो आएगी वो इतनी ज्यादा नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए। मतलब 10 मोल के सामने सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो ये आप क्या कर लोगे? कांस्टेंट मान लोगे। तो पहले आपको क्या लगता था रेट, वो भी बता देता हूं। पहले आपको रेट क्या लगता था? रेट आपको लगता था कि ईस्टर के कंसंट्रेशन पर और वाटर के कंसंट्रेशन पर, दोनों पर निर्भर करेगा, दोनों पर निर्भर करेगा। और आपको लगता था कि इसका ऑर्डर 1 आएगा, क्योंकि ईस्टर की पावर में भी 1 लग देते हैं और H2 की पावर में भी 1 लग देते हैं। तो आपको लगा था कि ऑर्डर इसका कितना आएगा? 2 आएगा। बट एक्चुअली ये तो आपको लगा था, बट इन रियल और व्हाट वी कैन से इन एक्चुअल में क्या हुआ भैया? एक्चुअल में जो रेट है वो सिर्फ ईस्टर के कंसंट्रेशन पे निर्भर करेगा। जो रेट है वो सिर्फ ईस्टर के कंसंट्रेशन पे निर्भर करेगा, सिर्फ ईस्टर के कंसंट्रेशन पे। तो फिर इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? ऑर्डर 1 आ जाएगा। तो ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। फिर ये हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। हां, ये बात है कि मॉलिक्युलरिटी अभी भी 2 रहेगी। पूछो क्यों? क्योंकि दोनों इसके क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे ताकि प्रोडक्ट बना सके अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली रिएक्ट करेंगे। इन दोनों के मॉलिक्यूल, ईस्टर का भी मॉलिक्यूल और वाटर का मॉलिक्यूल, दोनों साइमल्टेनियसली रिएक्ट करेगा। लेकिन जो रेट होगा वो सिर्फ ईस्टर के कंसंट्रेशन के हिसाब से चेंज होगा, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन इतना चेंज होगा ही नहीं कि वो रेट डिटरमाइन कर पाए। इसलिए वो रिएक्शन हमको लगती थी सेकंड ऑर्डर की, बट निकली वो असल में फर्स्ट ऑर्डर की। लेकिन इनकी मॉलिक्युलरिटी 2 ही रहेगी। इसलिए इन रिएक्शंस को हम सूडो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन बोलते हैं। सूडो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये सूडो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन है।
मेरी बात समझ में आई? अब जैसे इसमें आपको देखकर लगेगा कि सिर्फ ईस्टर का कंसंट्रेशन है, लेकिन असल में मॉलिक्युलरिटी जो है वो पानी के कंसंट्रेशन पर भी, मतलब पानी का कंसंट्रेशन जो है वो वैसे इन्वॉल्व नहीं होगा ऑर्डर में, लेकिन मॉलिक्युलरिटी में तो वो माना जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। मॉलिक्युलरिटी इसकी क्या रहेगी? मॉलिक्युलरिटी इसकी 2 रहेगी। अब इस रिएक्शन के रेट को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा मॉलिक्युलरिटी 2 क्यों आ रही है? 2 मॉलिक्यूल कहां है पानी है, लेकिन वो रेट के एक्सप्रेशन में नहीं लिखा है क्योंकि ऑर्डर इसका 1 होगा, लेकिन मॉलिक्युलरिटी इसकी 2 रहेगी क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल भी कोलाइड तो होगा ईस्टर के मॉलिक्यूल के साथ। रेट सिर्फ ईस्टर के कंसंट्रेशन पे चलेगा, लेकिन मॉलिक्युलरिटी दोनों पे चलेगी, इसलिए इसको सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का दर्जा दिया गया। झूठी जो है ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस है, मतलब ये दिखाती है मॉलिक्युलरिटी 1 है लेकिन मॉलिक्युलरिटी 2 होती है, और हमको लगता है कि इसका ऑर्डर भी फिर 2 है, लेकिन ऑर्डर इसका एक्चुअली 1 होता है। ये है यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। इसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, आगे की स्लाइड में हमने बना रखा है पूरा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लो आप। तो हमने देख लिया अभी सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होंगी। सिंपल, जिनकी मॉलिक्युलरिटी तो 2 हो या 2 से ज्यादा हो, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उनका 1 हो, और देखकर ऐसा लगता है कि वो हो सकता है कि वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स 2 लोगों पर डिपेंड करता, बट ऐसा नहीं है क्योंकि एक का कंसंट्रेशन कांस्टेंट मान लिया जाएगा, इसलिए उसमें रेट जो होगी वो सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। तो देखकर लगे कि सेकंड ऑर्डर की, बट होती फर्स्ट ऑर्डर की, लेकिन मॉलिक्युलरिटी सेकंड ही है उसकी। 2A मॉलिक्युलरिटी रहेगी, या 2 से ज्यादा भी उन रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी हो सकती है, बट ऑर्डर उनका 1 होगा। ऐसी रिएक्शंस को हम सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। तो इसी बात को और ये जो एग्जांपल है इसको और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ये लिखा उन्हें इथाइल एसीटेट, और ये लिखा वाटर, और ये लिखा CH3COH और C2H5OH, कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल। अब टाइम 0 मतलब अभी रिएक्शन शुरू होने वाली है, जस्ट अभी हुई नहीं है, होने वाली है। तो हमने कितने कितने मोल लिए? इसके 0.01 मोल लिए, इसके 10 मोल लिए, 0.01 और 10 मोल, ये 0 मोल और 0 मोल बना। और अब टी टाइम पर, और टी टाइम में मान लेता हूं कि खत्म हो गई रिएक्शन। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि वन ऑफ द रिएक्टेंट गेट्स फिनिश्ड। कौन सा? इथाइल एसीटेट, क्योंकि ये इथाइल एसीटेट हो गया अब 0 मोल। पानी का कंसंट्रेशन देखो कितना चेंज हुआ। पानी का कंसंट्रेशन सिर्फ 0.1 मोल चेंज हुआ है, क्योंकि ये 9.9 मोल अभी भी बचा है। तो देखो पानी का मोल 10 मोल लिया था, उसमें से सिर्फ 0.1 मोल चेंज हुआ है, अभी भी ये 9.9 मोल तक बचा हुआ है। इसका मतलब पानी में कोई खास चेंज नहीं आया कंसंट्रेशन में। जो वाटर का कंसंट्रेशन है उसमें कोई बहुत ज्यादा खास चेंज नहीं आया। वाटर में उतने ज्यादा चेंजेस कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में नहीं मिले, इसलिए हम पानी का कंसंट्रेशन यहां पर क्या मान लेंगे? कांस्टेंट मान लेंगे। एंड देन 0.01 मोल एंड 0.01 मोल इन दोनों के मिल गए। नाउ the concentration of water does not get altered much during the course of the reaction. तो रिएक्शन के कोर्स में ये बहुत ज्यादा ऑल्टर नहीं हुआ। सो इन द रेट इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू K डैश CH3COO C2H5 इंटू H2O का कंसेंट्रेशन। लेकिन क्योंकि H2O कैन बी टेकन एज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके हम एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं, एंड द इक्वेशन बिकम्स रेट इज इक्वल टू K, ये K डैश था, अब ये K डैश इंटू H2O का कंसेंट्रेशन, जो कि दो कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन है, वो कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन एक नया कांस्टेंट दे देगा और इसको हम K मान लेंगे। सो दिस विल बी K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। तो इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा, वेयर K इज इक्वल टू K डैश इंटू H2O का कंसेंट्रेशन, क्योंकि आप H2O का कंसेंट्रेशन 1 मान रहे हो। अब रेट का सही एक्सप्रेशन ये, तो इसमें क्या लग रहा है? मॉलिक्युलरिटी तो 2 है, क्योंकि वाटर और ये दोनों एक साथ कोलाइड करेंगे, एक साथ अपने आप को रिएक्ट करवाएंगे ताकि प्रोडक्ट बना दे, लेकिन जो रेट होगा वो सिर्फ इथाइल एसीटेट की कंसेंट्रेशन पर निर्भर होगा, इसलिए इसका ऑर्डर 1 होगा लेकिन मॉलिक्युलरिटी 2 होगी। इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 होगा लेकिन मॉलिक्युलरिटी 2 होगी। क्लियर हो गया? और ये रिएक्शन जो होगी ये सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की कैटेगरी में आएगी, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर हो गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो आप इसका। नाउ आगे देखते हैं। द रिएक्शन बिहेव्स एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस।
इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं एंड सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। दस द रिएक्शंस, अब देखो अब प्रॉपर डेफिनेशन आ गई, अब प्रॉपर डेफिनेशन आ गई। क्या बोला? दस द रिएक्शंस हैविंग मॉलिकुलरिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मॉलिकुलरिटी उनकी दो होगी या दो से ज्यादा होगी, बट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1, लेकिन ऑर्डर उसका 1 होगा। देखने पर आपको कुछ भी लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में उसका ऑर्डर 1 होगा, यानी कि उसका रेट सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि दूसरा मॉलिक्यूल तो इतनी भरपूर मात्रा में है कि उसका कंसंट्रेशन हम कांस्टेंट मान लेंगे। देन सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। अगेन द एग्जांपल इज ऑफ हाइड्रोलिसिस ईस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर हम देख चुके हैं, तो इट इज और 1 बट द मॉलिकुलरिटी इज 2। तो ये अभी हम लोगों ने देखा है। क्लियर हो गया? इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लो, डेफिनेशन क्योंकि इसी स्लाइड में, उसके बाद हम लोग एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसके। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं एक और एग्जांपल जो कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का है। मतलब केन शुगर यानी कि सुक्रोज जो है, उस पर आप इन्वर्टेज एक एंजाइम बिठाओगे तो वो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करके दे देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो देख लेते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर को देखते हैं। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में C12H22O11 ये आपका सुक्रोज है, इसमें आपने वाटर मिलाया। अब देखो वाटर मिलाया तो मॉलिकुलरिटी तो 2 होगी, क्योंकि इन दोनों के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे एक साथ, लेकिन वाटर की मात्रा इतनी ज्यादा होगी कि जो रेट होगा, रेट लॉ के एक्सप्रेशन में, उसमें कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का होगा वो सिर्फ सुक्रोज का कंसंट्रेशन होगा, पानी का कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि पानी इतना एक्सेस में है इसमें कि पानी के कंसंट्रेशन से रेट के एक्सप्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए रेट का एक्सप्रेशन सिर्फ सुक्रोज के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन पर चलेगा और उसी के हिसाब से ऑर्डर आएगा जो कि 1 आएगा। तो बात कर लेते हैं, इन्वर्टेज करके एक एंजाइम आएगा H+ मीडियम में, तो ये C6H12O6 ग्लूकोज और दूसरा C6H12O6 फ्रक्टोज दे देगा। हमें रिएक्शन के प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। रेट का एक्सप्रेशन अगर देखें तो K टाइम्स ऑफ C12H22O11 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O रेज टू द पावर 0। अब ये रेज टू द पावर 0 क्यों आया है? क्योंकि H2O की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से H2O का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा रेट एक्सप्रेशन में। मतलब बहुत ज्यादा क्या होगा ही नहीं इन्वॉल्व रेट एक्सप्रेशन में, तो सिर्फ कंसंट्रेशन C12H22O11 का माना जाएगा। एंड देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 1 बट द मॉलिकुलरिटी विल बी 2। इसलिए रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 1 आएगा, लेकिन मॉलिकुलरिटी उस रिएक्शन की क्या आएगी? मॉलिकुलरिटी 2 आएगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल कम आउट टू बी 1, क्योंकि रेट जो एक्सप्रेशन है रेट लॉ के हिसाब से, उसमें सिर्फ सुक्रोज के कंसंट्रेशन पे वो निर्भर करता है। तो ये हो गई सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये हो गई सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। स्क्रीनशॉट लें, आगे बात करते हैं। नाउ आगे चलते हैं और समझते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। उनने ले लिया एक एसिड एनहाइड्राइड, ये तीसरा एग्जांपल है। एसिड एनहाइड्राइड ले लिया और उसको अल्कोहल इथेनॉल से रिएक्ट करवाया। तो एसिड एनहाइड्राइड ले लिया और उसको इथेनॉल से रिएक्ट करवाया, CH3COO C2H5 ये आपका बन गया ईस्टर और H2O रिलीज हो गया। अब इसमें जो इथेनॉल है जो रिएक्ट कर रहा है एसिड एनहाइड्राइड से, वो बहुत एक्सेस में ले लिया, 2 मोल लिए लेकिन बहुत एक्सेस में। सो रेट जो होगा वो सिर्फ एसिड एनहाइड्राइड के कंसंट्रेशन पे निर्भर करेगा। मॉलिकुलरिटी तो 3 होगी, क्योंकि इसके भी 2 मॉलिक्यूल और इसका 1 मॉलिक्यूल, ये तीनों मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, तो मॉलिकुलरिटी तो 3 होगी, बट क्योंकि रेट एक्सप्रेशन में सिर्फ इसका कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट होगा, इसका कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि C2H5OH होल टू द पावर 0 कर दिया। 0 कर दिया मतलब वहां पर कोई भी उसका पर्टिकुलर रिएक्शन जो है, उस पर्टिकुलर रिएक्शन में रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इथेनॉल की मात्रा भरपूर है। और rate will be equal to K times of CH3CO whole twice O, and that is why the order of reaction is 1, but molecularity is coming out to be 3। तो molecularity 3 है लेकिन ऑर्डर 1 है। अगेन एन एग्जांपल ऑफ सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया? सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। आगे देखते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट ईदर H2 और C2H5OH बीइंग इन एक्सेस, दोनों में H2O किसमें? पिछले एग्जांपल में इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में, और C2H5OH इस एग्जांपल में।
being in excess and the amount used up in the course of reaction is negligible with the total, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में है और रिएक्शन में बहुत ज्यादा मात्रा में है, ये एक पहली बात। और रिएक्शन में इनकी खपत, जब रिएक्शन प्रोसीड हो रही थी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, इनकी खपत बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से ये सो दैट द कंसंट्रेशन रिमेन्स वर्चुअली कांस्टेंट एंड दस द रिएक्शन रेट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इन अबव एग्जांपल्स। तो इसलिए जो कंसंट्रेशन हम इनका मानेंगे जिनको बहुत एक्सेस में ले रखा है और जिससे हमें बहुत ज्यादा रेट जो हमारा है उनकी कंसंट्रेशन पे निर्भर नहीं करता, इसलिए उनका कंसंट्रेशन हम वैसे तो वर्चुअली कांस्टेंट मानेंगे एंड रेट विल बी डिपेंडेंट ऑन ओनली वन टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और वो होगा इस केस में एसिड एनहाइड्राइड और पिछले केस में सिर्फ सुक्रोज। इसलिए ऑर्डर क्या होगा इनका 1 होगा और ये होंगी सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बात करते हैं। नाउ तो ये था हमारा पूरा सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन पर बात, जिस पर हमने सारी चीजें देख ली कि सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होती हैं। ये रिएक्शंस जो होती हैं ये मॉलिकुलैरिटी बताती हैं ज्यादा, लेकिन ऐसा भी लगता है कि इनका ऑर्डर भी ज्यादा होगा, लेकिन जब बाद में देखा जाता है, एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो सिर्फ जो एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है उस पर निर्भर करता है, और जो दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है वो इतना एक्सेस में लिया होता है कि उसके कंसंट्रेशन से कोई खास असर नहीं पड़ता है। इसलिए जो ऑर्डर रिएक्शन का आता है वो 1 निकल कर आता है, और इसलिए इनको बोला जाता है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। क्या बोला जाता है? सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो यहां पर हमारा वीडियो कंक्लूड होता है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंसी और कोलिजन थ्योरी। जो दोनों फैक्टर्स आपको अरहेनियस की इक्वेशन में मिलेंगे वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक होगा हमारे केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर का। और जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 12 4th से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस मिलते हैं जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए magnetbrains.com पर अपलोडेड है। आपको करना क्या है, magnetbrains.com पर जाना है और इन सभी को की प्लेलिस्ट प्रॉपर्ली बनी हुई है, वो उनको जाकर आप एक्सेस कर सकते हो और इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।